चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि एसी सप्लाई को यदि लगा दिया जाता है एलसीआर सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट में, तो क्या क्या करंट और वोल्टेज की वैल्यू उन इंडिविजुअल कंपोनेंट के अक्रॉस आती है और उस पूरे सर्किट में जो पावर की वैल्यू है और एवरेज पावर की वैल्यू है वो कितनी आती है। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं जो भी हमारा नेक्स्ट नंबर है, तो यहां पे हम लिखेंगे एसी अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट। तो एल का मतलब यहां पर है इंडक्टर से और सी का मतलब है यहां पे कैपेसिटर से और आर का मतलब है यहां पे रेजिस्टर से। यदि ये तीनों के तीनों जो डिवाइसेस हैं ये एक साथ सीरीज में लगे हैं और इनके अक्रॉस हमने एक एसी सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या यहां पे चीजें होती हैं। तो यहां पे मैंने एक इंडक्टर बनाया और इंडक्टर के साथ सीरीज में मैंने एक कैपेसिटर बनाया और कैपेसिटर के साथ सीरीज में मैंने बना लिया एक रेजिस्टर, और इन तीनों के अक्रॉस मैंने यहां पे एक सोर्स मान लिया है एसी सोर्स, एसी सप्लाई। इसका इंडक्टेंस जो है सेल्फ इंडक्टेंस एल के बराबर है, इसका कैपेसिटेंस जो है वो सी के बराबर है, इसका रेजिस्टेंस जो है आर के बराबर है। तो मैंने यहां पे माना कि इस पूरे सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो यहां पे मैंने अज्यूम किया है लेट्स से द करंट इन द सर्किट इज I इज इक्वल टू आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मैंने करंट की वैल्यू जो है यहां पे अज्यूम कर ली है, यहां पे अज्यूम कर ली है ये करंट की वैल्यू। तो इन हर एक कंपोनेंट में जो करंट है वो सेम यहां पर जाएगा बिकॉज ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब यदि मैं बात करना चाहूं कि इस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की, तो मैंने मान लिया कि इस कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VL के बराबर है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो VC के बराबर है, और जो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो VR के बराबर मैंने अज्यूम कर लिया। अब मैं यहां पे इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यू यहां पे लिखने वाला हूं, और पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि रेजिस्टर में जब एक प्योर रेजिस्टर के अक्रॉस हम एसी सप्लाई लगाते हैं तो वहां पे वोल्टेज और करंट के बीच में फेज का डिफरेंस कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 0 के बराबर होता है, दोनों सेम फेज में होते हैं। इसका फेजर डायग्राम मैंने आपको बताया था बना के कि दो तीर जो थे, तो एरो जो थे एक के ऊपर एक लगा दिए थे, और हमने कहा था कि इन दोनों के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है वो 0 के बराबर है, यानी कि दोनों सेम फेज में होते हैं। यदि मैं बात करूं एक प्योर कैपेसिटर की, एक सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस एसी सप्लाई लगाती जाती है, तो वहां पे करंट लीड करता है π/2 फेज के एंगल से, और वोल्टेज जो है वो लैग करता है करंट से। एक ही बात है, या तो हम करंट को लीड कह सकते हैं, करंट लीड करता है π/2 से, और यदि हम प्योर इंडक्टर की बात करें तो प्योर इंडक्टर में कह सकते हैं कि करंट लैग करता है π/2 से, वोल्टेज आगे रहता है, करंट लैग करता है। तो भाई उन तीनों कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू मैंने लिख दिया यहां पे VR नॉट, या VR मैक्सिमम लिख सकते हैं इसको, VR मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी, यहां पे मैंने इसको लिख दिया। अब भाई जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं सिंपली ओम्स लॉ से, बिकॉज जो इनकी पीक वैल्यूज होती हैं वोल्टेज की या करंट की, उनके साथ आप ओम्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे मैं ये मैक्सिमम वैल्यू को भी लिख सकता हूं, और ये वैल्यू होने वाली है करंट मैक्सिमम की वैल्यू करंट IM इनटू इसका रेजिस्टेंस कितना है R के बराबर, और यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी। ये वैल्यू निकालना जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखें कि रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज यदि निकालना है तो आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, V इक्वल्स टू IR। अब यही बात हम करना चाहें एक इंडक्टर के अक्रॉस, नया पेज ले लेते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस हम निकालना चाहें VL की वैल्यू, तो VL की वैल्यू होने वाली है V अक्रॉस L का मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ऑफ
ओमेगा टी एल के लिए क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है पाई बाई 2 से, तो वोल्टेज को हमने लीड करवा दिया पाई बाई 2 से। सर कैसे लीड करवा दिया आपने, देखो भाई करंट क्या है, करंट का फेज है ओमेगा टी, तो हमारे वोल्टेज का फेज इसके फेज से पाई बाई 2 ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां पर कि हमने करंट के फेज से पाई बाई 2 फेज बढ़ा दिया है, ठीक। तो और VL मैक्स की वैल्यू हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, वो कितनी होगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम निकालना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और उसकी वैल्यू होने वाली है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर का मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्योंकि यदि प्योर कैपेसिटर के अक्रॉस हम कोई AC सप्लाई लगाते हैं तो उस सर्किट में जो करंट होता है वो लीड करता है पाई बाई 2 से, और वोल्टेज जो है कह सकते हैं लैग करता है पाई बाई 2 से, तो करंट के फेज से पाई बाई 2 कम फेज होना चाहिए इस वोल्टेज का। तो मैंने करंट का फेज जो ओमेगा टी था, करंट का फेज जो ओमेगा टी था, उससे पाई बाई 2 फेज और कम कर दिया है, और वो फेज इसके साथ मैंने जोड़ दिया है। और यहाँ पे ओम्स लॉ की मदद से ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितनी होगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और यहाँ पे मिलेगा आपको साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यदि मैं यहां पे ओम्स लॉ अप्लाई कर देता हूं, यदि मैं ओम्स लॉ यहां पे अप्लाई कर, सॉरी नॉट ओम्स लॉ, मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यदि यहां पे अप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द सर्किट एट t इज इक्वल्स टू t, तो आपको मिलता है कि V टोटल जो हमने सप्लाई किया है वोल्टेज, टोटल सप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ये इक्वेशन मैं यहां पे लिख सकता हूं। सिंपल है यार कि इसने वोल्टेज अप्लाई किया है और वो इन तीनों के अक्रॉस जो है अप्लाई हो चुका है वोल्टेज, तो इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेजेस का जो सम है वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। अब ये तीनों इक्वेशन जो हैं, अब ये जो इक्वेशन है इसमें आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा यहां पे V total इज इक्वल टू V अक्रॉस इंडक्टर, वो कितना है आपके पास IM इंटू XL इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। फिर आएगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, जो कितना होगा आपके पास IM इंटू XC इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और फिर आएगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, जिसकी वैल्यू होने वाली है IM इंटू R इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इन तीनों को आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारे फॉर्मूलेज लगेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं फेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वोल्टेज को ऐड करने के लिए हमें फेजर अलजेब्रा की मदद लेनी होगी। तो एडिंग सॉल्विंग द इक्वेशन using phasor algebra, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, आप इन सारे फेजर्स को ड्रॉ कर लेंगे। हम जानते हैं कि फेजर्स की फॉर्म में किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है यदि वो क्वांटिटी हार्मोनिकली वेरी कर रही हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये साइन का फंक्शन है, ये जो क्वांटिटी है साइन का फंक्शन है, ये जो क्वांटिटी है साइन का फंक्शन है, यानी इन तीनों वैल्यूज को फेजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और फेजर को हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये वाई एक्सिस हुआ, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका ओरिजिन हुआ। जो फेजर है, फेजर की लेंथ उस क्वांटिटी के एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। यानी यदि मैं इसका फेजर ड्रॉ करना चाहता हूं तो इस वैल्यू के बराबर जो है आपको मिलने वाला है उस फेजर का लेंथ। तो मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, वहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो एक फेजर में ड्रॉ करूंगा जिसका लेंथ IM इंटू R के बराबर होगा।
जिसका जो लेंथ है वो आई एम इंटू आर के बराबर होगा, या इसको मैं वी आर भी कह सकता हूँ, वी आर, या इसकी वैल्यू होगी आई एम इंटू आर के बराबर। और इसका जो फेज है बेटा वो फेज होने वाला है ओमेगा टी, किसी टाइम टी पर इसका फेज है ओमेगा टी के बराबर। अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं इस वाले फेजर को, तो ये एक फेजर ऐसा फेजर है जिसका लेंथ जो है वो आई एम इंटू एक्स ई के बराबर है, और इसका जो फेज है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, यानी कि इसका ओमेगा टी है तो इससे पाई बाई टू पीछे है। तो मैं एक और फेजर यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं, एक फेजर ऐसा होगा जिसकी लेंथ जो है वो वीसी के बराबर होगी, या उसको ऐसे लिख सकते हैं आई एम इंटू एक्सी के बराबर, और ये जो फेजर है इस वाले फेजर से 90 डिग्री पीछे होगा। टोटल इनके फेज में डिफरेंस, यार इन दोनों को माइनस कर दो ना, इन दोनों को माइनस कर दो, पाई बाई टू आ जाएगा ना, या फिर आप कह सकते हैं कि इस रेफरेंस लाइन से इसका एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। बात एक समान है, ठीक है। ये दूसरा फेजर हमने ड्रॉ कर दिया। अब तीसरे फेजर की बात आती है। तीसरा फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे कि इसका जो फेजर का लेंथ होगा वो लेंथ होगा आई एम इंटू एक्सएल के बराबर। सो आई एम इंटू एक्सएल के बराबर लेंथ होगी तीसरे वाले फेजर की, और उसका जो फेज एंगल है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगा। सो ओमेगा टी से पाई बाई टू और आगे हमें फेजर मिलने वाला है, और मैंने यहाँ पे फेजर बना दिया कुछ इस तरीके से, और ये इससे पाई बाई टू आगे होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो लेंथ है फेजर का वो वी एल के बराबर होगा, और वी एल की वैल्यू है आई एम इंटू एक्सएल के बराबर, आई एम इंटू एक्सएल के बराबर। तो ये मैंने यहां पर फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, फेजर डायग्राम इसे कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब मैं इन तीनों फेजर्स को ऐड करना चाहता हूं, तीनों फेजर्स को ऐड करना चाहता हूं, तो जैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं वैसे ही हम इन फेजर्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको वेक्टर मेथड से इनको ऐड करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अलग अलग किताबों में क्या होता है कि इन फेजर्स को रोटेट करके आपको दिखा देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। चाहें तो आप इस फेजर को, इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर दें ओमेगा टी एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं कि ये जो है आपका वी आर है, ये जो है आपका वी एल है, और ये है आपका वी सी। ऐसे भी आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मेन जो हमारा काम है वो क्या है, इन तीनों फेजर्स को ड्रॉ करना और इनको सॉल्व करना। आप कोऑर्डिनेट एक्सेस ऐसे लें या कहीं कैसा कोई और कोऑर्डिनेट एक्सेस लें, उस बात से आपका जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा दिया है और बुक्स में कुछ ऐसा दिया है, तो आप बना सकते हैं, राइट। तो मैं वेक्टर मेथड से इनको सॉल्व करने जा रहा हूं। अब भाई ये जो है आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री ये आपस में बना रहे हैं, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर सकता हूं या इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, तो आपको जो रिजल्टेंट फेजर डायग्राम मिलने वाला है, तो यहां पे हम सॉल्व इसको करेंगे, और तो आपको फेजर डायग्राम मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, आपके पास वाई एक्सिस है, ये है आपका एक फेजर जो वी आर पे है, ये एंगल कितना है ओमेगा टी के बराबर, और यहाँ पे आपको एक फेजर और मिलेगा जिसकी वैल्यू होने वाली है वी एल माइनस वी आर के बराबर। एक छोटा सा आपको फेजर मिलेगा वी एल माइनस वी आर लेंथ का, और इन दोनों के बीच में एंगल जो होने वाला है 90 डिग्री के होने वाला है। अच्छा, एक बात और कि करंट को भी क्या ड्रॉ कर सकते हैं क्या इस फेजर डायग्राम पे। करंट का जो है, करंट की इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इसको भी फेजर पे ड्रॉ किया जा सकता है। ओमेगा टी इसका फेज है, और ये करंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। वैसे कूल लग रहा है, येलो कलर एक्सेंट इसमें, तो करंट को भी ड्रॉ कर सकते हैं फेजर डायग्राम में। तो भाई ये हमारे पास अब आ चुका है फेजर, जो ये आपका करंट है जी। अब क्या इन वोल्टेजेस को आप ऐड कर सकते हैं। दो वोल्टेज वेक्टर हैं, दो वोल्टेज फेजर हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आपको उनको जोड़ना आना चाहिए। तो आप यहां पे एक पैरेललोग्राम जो है कंप्लीट कर लीजिए, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होने वाला है वही आपका रिजल्टेंट होने वाला है, वही आपका टोटल वोल्टेज होने वाला है। जानते हैं ना कैसे ऐड करते हैं। आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उनको आपको ऐड करना है। ये मान लीजिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनको आपको ऐड करना है। तो आप क्या करते हैं, आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं बाय ड्रॉइंग लाइंस पैरेलल टू द वेक्टर इटसेल्फ। इस वेक्टर के पैरेलल में एक लाइन यहां पे बनाऊंगा, इस वेक्टर के पैरेलल लाइन यहां पे बनाऊंगा, और इस पैरेललोग्राम को मैं यहां कंप्लीट कर दूंगा। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, जो इनकी चोंच यहां से निकलता है, तो वो होता है इनका समेशन a प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहां पे किया है कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है,
इन दोनों के पैरेलल मैंने लाइंस बनाई हैं और मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है, और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड द टोटल वोल्टेज वेक्टर। तो टोटल वोल्टेज वेक्टर यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। तो टोटल वोल्टेज जो होने वाला है हमारे पास वो होने वाला है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मैग्नीट्यूड भी आप जानते हैं कि दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड जो होता है, उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, इनका रिजल्टेंट वी टोटल का मैग्नीट्यूड जो है वो होने वाला है आपके पास वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपको टोटल वोल्टेज मिलने वाला है। ठीक है जी, इस इक्वेशन को भी आप याद रख सकते हैं। आपके पास कोई सर्किट है जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर सारे हैं, तो वहां पे टोटल वोल्टेज की जो वैल्यू है ऐसे निकाली जा सकती है। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। अब वी एल की वैल्यू जो है आप यहां पे पुट कर दीजिए। वी एल मैक्सिमम वैल्यू इसकी वो कितनी है आपके पास? आई एम इंटू एक्सएल, माइनस आई एम इंटू एक्सी का स्क्वायर प्लस आई एम इंटू आर का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपके पास है वी टोटल। अब यहां से आई एम जो है इसको ब्रैकेट से बाहर लेंगे, इस आई एम को ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो आपको मिलने वाला है आई एम का स्क्वायर, यहां मिलेगा आपको एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आई एम का स्क्वायर, और यहां पे मिलेगा आपको आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब इस आई एम को स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे तो आपको मिलेगा आई एम, स्क्वायर रूट में है आपके पास है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पे आपको मिलता है वी टोटल। ये वैल्यू आपको मिलती है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो v इज इक्वल टू आई इंटू समथिंग, कुछ दिख रहा है आपको? हमने अभी तक क्या रिलेशन पढ़े हैं कि हमने ये पढ़ा है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो वो कितना होता है आपके पास? आई एम इंटू आर। यदि आपको कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, करंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करते हैं? आई एम मैक्सिमम करंट इंटू एक्सी कर देते हैं। यदि आपको इंडक्टर के अक्रॉस यदि मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे आई एम इंटू एक्सएल कर देते हैं। तो उस पर्टिकुलर डिवाइस का जो आप रिएक्टेंस है या रेजिस्टेंस जो है वो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं मैक्सिमम करंट में। तो ऐसे ही हम मैक्सिमम करंट में कुछ ना कुछ यहाँ पे रिएक्टेंस टाइप या रेजिस्टेंस टाइप कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को कहा जाता है इंपीडेंस कहा जाता है। सो वी कैन राइट दिस क्वांटिटी एज आई एम इंटू जेड, where z is equal to xl माइनस xc का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ये इसे लिखा जा सकता है, z क्या होता है आपके पास? टोटल इंपीडेंस इसे कहा जाता है, टोटल इंपीडेंस इसे कहा जाता है, और इसकी वैल्यू है xl माइनस xc का स्क्वायर। यहां पे xl को पहले लिख सकते हैं, चाहे xc को पहले लिख सकते हैं, बिकॉज होल स्क्वायर है, तो आप किसी को भी आगे लिख लीजिए, किसी को पीछे लिख लीजिए, आंसर सेम आएगा, प्लस आर का स्क्वायर। यहां पे आप जानते हैं कि xl की जो वैल्यू है वो होती है ओमेगा एल के बराबर, और xc की जो वैल्यू होती है 1/ओमेगा c के बराबर होती है। ये वैल्यूज को आप कभी ना भूलें इनको। ठीक है जी, तो आपको यहां से ये बात पता चल गई है। ओके, तो यहां से हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं दैट मैक्सिमम करंट जो है उस सर्किट में, करंट की जो पीक वैल्यू है, करंट का जो एम्पलीट्यूड है, उसको आप लिख सकते हैं कि टोटल जो आपके पास वोल्टेज है डिवाइडेड बाय जेड, ये लिखा जा सकता है। आई एम इज इक्वल्स टू वी टोटल डिवाइडेड बाय जेड। यहां पे एक बात और ध्यान रखना कि ये जो वी टोटल है, ये वी टोटल अपनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो सारी बातें कर रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पे हमने फेजर की लेंथ क्या ली है? आई एम इंटू एक्सएल के बराबर।
आई एम इंटू एक्सएल के बराबर, ये आई एम इंटू आर, ये आई एम इंटू एक्सी। तो यहां पे हम इनके एम्पलीट्यूड्स की बात कर रहे हैं कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। तो यहां पे ये बात याद रखनी है आपको, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, ये क्या है आपके पास, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, ये क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। तो यदि हम इनका सम कर रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है कि जो टोटल वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड, ये क्या है भैया, टोटल वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है। तो ये याद रखें, वी टोटल का मतलब क्या है कि टोटल वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम वैल्यू है उस टोटल वोल्टेज की जो लगाया जा रहा है, पीक वैल्यू ऑफ टोटल वोल्टेज। ये क्या है आपके पास, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो, पीक वैल्यू कहूं चाहे एम्पलीट्यूड कहूं चाहे मैक्सिमम वैल्यू कहूं, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। चाहे हम कहें पीक वैल्यू, चाहे हम कहें पीक वैल्यू, चाहे हम कहें एम्पलीट्यूड, चाहे हम कहें मैक्सिमम वैल्यू, चाहे हम कहें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो वो सब एक ही बात है यहां पे इस चैप्टर में, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड्स हैं, सबका मतलब एक ही है। तो भाई ये आपको समझ में आ गया साहब, ठीक है। ये वी टोटल का जो है ये एम्पलीट्यूड है, वी टोटल का क्या है, एम्पलीट्यूड है। इसको चाहे आप यहां एम लिख सकते हैं, वी टोटल एम, वी टोटल एम, वी टोटल का मैक्सिमम वैल्यू, 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 हर जगह वी टोटल का मैक्सिमम वैल्यू लिख दें इसको भाई, फिर डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। वी टोटल का मैक्सिमम वैल्यू, ये वी टोटल है, वी टोटल का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। आगे चलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व, यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों, मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।